सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। आज मेरे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं तारिक हमीद कर्रा जी, जो कि इस समय जेकेपीसीसी के प्रधान हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर भी, और जम्मू कश्मीर के इस समय अभी जो असेंबली का सत्र खत्म हुआ है उसके साथ साथ जो इस समय फर्दर अपडेट्स चल रहे हैं उन सब पे बातें करेंगे, क्योंकि स्टेटहुड की तो बात चल ही रही है। साथ में जो ये 370 की बात और जो स्पेशल स्टेटस का जो रेजोल्यूशन आया है उसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है, करा साहब से हम बात करेंगे। करा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करा जी, जो ये स्पेशल स्टेटस का एक रेजोल्यूशन लाया गया इसी असेंबली में, या फिर आर्टिकल 370 की अगर बात करें, आज मैं आपसे ना साफ और क्लियर शब्दों में जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है। देखिए, 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में जो बिल आई उसको जो एक्सेप्टेंस हुई, जिसके वजह से ये एब्रोगेट किया गया 370। 6 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उस पर बैठक हुई जिसमें मैं भी था, और हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें हमने इस सब की निंदा की। बड़ी स्ट्रांग वर्डेड हमारा वो रेजोल्यूशन था, और उसमें 370 को पास करने के वास्ते कांग्रेस पार्टी ने अपना जो स्टैंड दिया वो बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, यूनिलैटरल, आर्बिट्ररली वो किया गया। अब इस वक्त जो रेजोल्यूशन असेंबली में आया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मूव किया, वो था कि स्पेशल स्टेटस वापस किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस उनकी जो इच्छा थी, मंशा थी, वो क्या थी, क्योंकि ये अचानक सामने आया, हम लोगों को उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमारा ये स्टैंड है कि इन बिटवीन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो वर्डिक्ट दिया, उसके बाद में जो कुछ मांगने को बाकी रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, दैट इज ओनली स्टेटहुड। उधर तो वर्डिक्ट आ चुका है, तो हमने उसको वही उसके ऊपर हमारा स्टैंड रहा कि चूंकि स्टेटहुड के वास्ते पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में हम लोग सबकी डिमांड थी कि इलेक्शन जो है वो स्टेटहुड में होने चाहिए। नहीं हुआ। हम लोगों ने जिस वक्त असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो हमने खास तौर पे वो स्टेटहुड पे लड़ा कि स्टेटहुड हमें रिस्टोर किया जाए। हम समझते थे कि स्टेटहुड में ही इलेक्शन होगा, नहीं हुआ। उसके बाद में जिस वक्त सरकार ने हलफ लिया तो उस वक्त भी हम लोगों ने डिमांड की कि स्टेटहुड के तहत ही ये सरकार अपना कारोबार संभाले। नहीं हुआ, और न ही कोई गारंटी मिली कि अगर इमीडिएटली नहीं हो सकता है तो गारंटी मिली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, इवन जम्मू कश्मीर में आके भी उन्होंने बार बार रैलीज में ये कहा कि स्टेटहुड आपका रेस्टोर होगा और जल्दी होगा, और जैसे ही सिचुएशन बेटर होगी। तो हम लोगों ने यही बिल्डअप करना शुरू किया, उनसे डिमांड करनी शुरू की। अब कौन से पैरामीटर्स हैं स्टेटहुड को वापस देने के जो अभी तक पूरे नहीं हुए? आप लोग तो बार बार कहते थे कि माहौल ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, और इलेक्शन के वास्ते आप कहते थे जैसे ही माहौल ठीक होगा तो हम इलेक्शन करवाएंगे। आपने इलेक्शन भी करवाए, तब भी आप स्टेटहुड नहीं दे रहे। तो किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड ना देके? कौन से पैरामीटर्स हैं जो फुलफिल नहीं हुए स्टेटहुड के वास्ते? तो हम लोगों ने बाद में एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि जब तक हमें स्टेटहुड के बारे में कोई सही बात ना बोली जाए, कोई एश्योरेंस ना ली जाए, हम सरकार के साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि हम मिनिस्ट्रियल बर्थ जो है वो नहीं लेंगे, और हमने अपने रन अप टू द इलेक्शन उस वक्त भी हमने ये कहा था कि बर्थ्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, मिनिस्ट्रियल बर्थ्स या डिपार्टमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट इज द स्टेटहुड। क्योंकि स्टेटहुड के बाद ही हम बाकी चीजों को अपने हिसाब से, लोग यहां के जम्मू कश्मीर के लोग अपने हिसाब से सुधार सकते थे। जैसे बहुत सारे कानून यहां पे लागू किए गए। अब हम लोगों ने भी ये बात कही है कि
हम उन सारे कानूनों को रिविजिट करेंगे। जो कानून जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में है उनको रिटेन करेंगे, और जो कानून जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में हमें लगता है कि नहीं है उनको रिविजिट करेंगे। तो हमारा जितनी भी हमारी इलेक्शनरिंग थी वो स्टेटहुड के ही इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही थी। तो जब ये रेजोल्यूशन आया तो हम लोगों ने यही स्टैंड दिया, मेरा एक क्लियर कट स्टैंड था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है अबाउट स्टेटहुड, अब और कोई चीज मांगने की गुंजाइश अगर है तो वो स्टेटहुड की है। तो हमारा वो रेजोल्यूशन को अगर हम वहां पे हमने सपोर्ट किया तो वो स्टेटहुड के वास्ते किया। जो स्पेशल स्टेटस की बात की गई, इस स्पेशल स्टेटस को आप क्या समझते हैं? मतलब ये किस तरह से, मतलब जो स्पेशल स्टेटस का एक रेजोल्यूशन लाया गया है, फिर यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बजेगी, हमारे लीडर्स ने ये एक रेजोल्यूशन वहां पर लाया, पास भी करवा दिया, हंगामा भी हुआ। वैसे कई लोगों के लिए तो ये हंगामा नया था, लेकिन जो लोग पहले भी असेंबली विजिट कर चुके हैं, ऐसे हंगामे कई बार देखने को मिलते हैं। आप इस रेजोल्यूशन को किस तरह से लेते हैं? क्या इस रेजोल्यूशन से कुछ आई वॉश करने की कोशिश की गई है, या फिर जिस तरह से कुछ बातें सुनने में भी आ रही है, जैसे पीडीपी कह रही है कि ये मिली भगत है एनसी और बीजेपी की, आप क्या समझते हैं इस रेजोल्यूशन से? क्या समझते हैं स्पेसिफिक स्पेशल स्टेटस को? देखिए, जहां तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक है, स्पेशल स्टेटस डिफरेंट स्टेट्स को मिल चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन 16 स्टेट्स के पास ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस वो एंजॉय कर रहे हैं। कुछ स्पेशल स्टेटस 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को है था, और कुछ स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 371 के तहत है। तो हमारे वास्ते जो रेजोल्यूशन आया, स्पेशल स्टेटस की बात हुई, तो हम तो अभी भी कहते हैं कि अगर आप 370 को आपने एब्रोगेट किया है और जो स्टेटस आपने बाकी स्टेट्स को दिया है, आप हमें चाहे वो 371 के तहत दो, 471 के तहत दो, 571 के तहत दो, वी आर कंसर्न विद द स्पेशल स्टेटस विद द गारंटीज। जो गारंटीज आपने हिमाचल को दी हैं, जो गारंटीज आपने नॉर्थ ईस्ट को दी हैं, जो गारंटीज इवन आपने गुजरात को भी दी हैं, कर्नाटका को में भी स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 371। तो हम इस नंबर गेम में नहीं जाना चाहते, 370 क्या है, 371 क्या है। हमारे लोगों को यहां पे वो जो स्टेटस मिला जो था एक स्टेटहुड के तहत भी, जिस पे हम जोर दे रहे हैं, जैसे जॉब गारंटीज हैं, जैसे लैंड गारंटीज हैं, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के गारंटीज हैं, जैसे हमें कल्चरल हेरिटेज को हम संभालना चाहते हैं उसकी गारंटीज हैं। तो हम तो उन्हीं चीजों के ऊपर जोर दे रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी स्टेट्स को, 16 स्टेट्स के पास ये स्टेटस है, एक जम्मू कश्मीर के पास स्टेटस नहीं था। सिर्फ इतना फर्क था कि जम्मू कश्मीर को अलग से सेपरेटली अंडर 371 दिया गया था, 370 दिया गया था, बाकी स्टेट्स के पास 371 है। तो कौन सी दिक्कत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब आप हिमाचल को जॉब गारंटीज दे रहे हो, हिमाचल को आपने लैंड गारंटी दी है, कोई नहीं वहां जाके, अभी आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, अभी भी वहां पे परमिट सिस्टम पे लोग जाते हैं। इफ दैट इज इफ द फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी मुल्क एक है, तो आप तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गारंटीज उनको दी गई हैं, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे कुछ हो, उनको अभी भी आप नॉर्थ ईस्ट मणिपुर जाइए या कहीं पे जाइए, आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्टली कि किस स्टेट में आपको परमिट सिस्टम से जाना पड़ता है। तो हम तो सिर्फ कंसर्न है लोगों की जो डिमांड है यहाँ पे, वो कि हमें उस स्पेशल स्टेटस को रिटर्न किया जाए जिससे हमें वंचित किया गया है, जिसके तहत अब हमें अपने इवन कल्चरल लेवल पे भी हमें एक खतरा लगता है। इन एक्सोडस जो होगा लोगों का यहाँ की तरफ, एक्सोडस नहीं, जो लोग यहाँ आएंगे, तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी भी खतरे में है। तो हम उस कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के वास्ते, डोगरा कल्चर है यहाँ का, उसको प्रोटेक्ट करने के वास्ते, कश्मीर का अपना एक कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के वास्ते, पीर पंजाल का एक अलग से कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के वास्ते, चिनाब की तरफ जाएं आप तो अलग कल्चर है, इन सब के कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए हमें वो गारंटीज वापस चाहिए, वो स्टेटस वापस चाहिए। ये तो होगी स्पेशल स्टेटस की बात करा साहब। आप इस समय जेके पीसीसी के प्रधान हैं,
और बड़ी ही अहम आपके पास ओहदा है कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर। इस इलेक्शन में जो कांग्रेस के पास 6 के करीब सीटें आई, बड़ी सारी कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स भी थी जहां पर आज पब्लिकली ये बात होती है कि शायद कांग्रेस ने वहां पर कुछ डिसीजन चेंज किए होते, जैसे कि बाहू वाली सीट और आरएसपुरा वाली सीट, तो शायद वो सीट्स कांग्रेस को मिल जाती, जो पब्लिक का कहना है और पब्लिक का इस तरह के ओपिनियंस बन रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं जगह पर कांग्रेस को कुछ सोचना चाहिए था, मंथन करना चाहिए था इन सीट्स पे, और शायद वो सीट्स आपके पास आपकी झोली में आ सकती थी? कुछ कुछ गलती हुई है जिसे अब आप आने वाले टाइम पे शायद सुधारेंगे? इससे पहले कि मैं उन बातों का जिक्र करूं, आपके माध्यम से मैं लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि इलेक्शन यहां पे डिक्लेयर हुए 16 अगस्त को 3 बजे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि यहां पे इलेक्शन है और वो उसका शेड्यूल दिया। सेम 16 अगस्त रात के 9 बजे मेरा ऑर्डर निकला। तो मेरा ऑर्डर इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद निकला, और उस वक्त हमारे सामने जो चैलेंजेस थे, एक तो इलेक्शन पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो वो 2 हिस्सों में है, तंजीम साजी और इलेक्शन साजी। हमारे वास्ते इमीडिएट चैलेंज था वो इलेक्शन का था। तंजीम के बारे में हम उस वक्त ना सोच सकते थे, ना कर सकते थे, और ना ही उतना टाइम था। तो हमने जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो होती है मैंडेट से, टिकट से। तो ऑलरेडी सारे डिस्ट्रिक्ट से पैनल्स ऑलरेडी जा चुके थे, आ भी चुके थे और कुछ जा भी चुके थे। तो उसमें हमें यह नहीं पता कि कौन किसके हिसाब से लाया गया है, क्या है। तो हमारे वास्ते तो जो सामने था वही फाइनल था, और उसी के ऊपर हम लोगों ने, उसी पैनल पे हम लोगों ने डिसाइड करना था। रहा सवाल कि वो सीटें कम आने का, इसमें आप भी मानेंगे कि बिगिनिंग जिस वक्त इलेक्शन की हुई तो एक अंडर करंट थी यहां पे कांग्रेस की, और भाजपा को भी लगता था कि कांग्रेस अच्छा करेगी, और उनको खुद से अपने में खतरा भी लग रहा था कि इतनी सीट्स पे हम ना जाएं। मिल मिला के कुछ लोग कहते थे 8-10 सीटें भाजपा को मिलेंगी, कुछ कहते थे 10-12 मिलेंगी, 15 से आगे कोई नहीं दे रहा था। एक अंडर करंट कांग्रेस की इतनी थी यहां पे। इलेक्शन हो गया, और उस दौरान में मैं आया यहां पे। मैंने 2-3 रैलीज भी अटेंड की, अपना ये रोड शोज अटेंड किए मैंने। योगेश साहनी जी का अटेंड किया, मोलाराम जी का अटेंड किया। और उस वक्त भी जो एक माहौल, सड़क पे माहौल दिख जाता है आपको, उस माहौल के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा था। उस वक्त भी जो देखने में ऑन ग्राउंड परसेप्शनल जो एक माहौल होता है वो बिल्कुल ठीक लगा। उसके बाद में इलेक्शन हुआ, कुछ दिनों के बाद में वोटिंग हुई। रिजल्ट वॉज वेरी शॉकिंग। रिजल्ट से पहले और पोलिंग के बाद भी मैं यहां आया एक रिव्यू लेने के लिए। तो मैंने जितने भी कंटेस्टेड कैंडिडेट्स थे उन सब के साथ मीटिंग ली, और उनसे पूछा कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे इस इलेक्शन में। वो भी काफी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एक चीज उन्होंने, सब ने तकरीबन कॉमन बताई, वो ये थी कि पोलिंग से 3 दिन पहले जहां जहां भी पुलिस के नाके थे वो विड्रॉ कर दिए गए थे। ये एक कॉमन थिंग थी। और उससे क्या हुआ कि फ्लो ऑफ लिकर एंड फ्लो ऑफ मनी वो फैसिलिटेट हो गया एक पर्टिकुलर जमात के लिए। और उन लोगों ने, उनकी एलिगेशन थी एज पर देम कि इस चीज को फैसिलिटेट करने के वास्ते इवन एम्बुलेंसेस भी यूज हुई। और एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से यह भी शिकायत आई कि फ्लो ऑफ मनी एंड लिकर के वास्ते इवन पुलिस की गाड़ियां भी यूज हुई। बहरहाल ये एक रीजन, जो इस सारे में एक रीजन ये भी हो सकता है, बड़ा रीजन। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं मानता कि यही एक रीजन हो सकता है। देयर कुड बी अदर रीजंस ऑल्सो। पॉलिटिकल लेवल के रीजंस हो सकते हैं, देन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के भी रीजंस हो सकते हैं, इवन
कैंडिडेट लेवल के भी रीजंस हो सकते हैं और इवन ग्राउंड पे वर्कर्स के लेवल पे भी रीजंस हो सकते हैं। अब चूंकि हम इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि आखिरकार अगर इतना अंडर करंट था, इतने एक हवा बनी हुई थी, तो उसके बाद में अचानक क्या हुआ। तो एक रीजन को ये माना जा सकता है जो 3 दिन पहले पुलिस के नाके हटा दिए गए थे, एक रीजन वो हो सकता है। बाकी रीजन जानने के लिए हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उन लोगों की कमेटी, एक तो सीनियर्स हैं वो जिन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था, तो उनको हमने 1 महीने का टाइम दिया और उनसे कहा कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पे वर्कर्स से भी बात करेंगे, जो कंटेस्टेड कंडीडेट्स थे उनसे भी बात करेंगे और आम लोगों से भी बात करेंगे। और उनको 1 महीने का जो टाइम दिया है, इस वक्त वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ऑलमोस्ट उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं, बल्कि कल ही वो पुंछ राजौरी भी जा रहे हैं इसी सिलसिले में। तो वंस द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू मी, तभी हम बता पाएंगे एक्चुअल रीजन। इस तरह तो हवा में बात करने की कोई मैं नहीं कह सकता कि रीजंस क्या हुए, लेकिन कमेटी जिस वक्त अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, कौन से फैक्चुअल बातें सामने आती हैं, मे इट बी ऑर्गेनाइजेशनल, पॉलिटिकल, व्हाटएवर, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि नतीजा गलत या इतना इतना। आपके कहने का मतलब जो आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टाइप बनाई है, मेरा ना इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट था वो मैं जानना चाहूंगा, और ये आखिरी सवाल भी है कि अब फर्दर आप प्रधान हैं जेकेपीसीसी के, तो हमने भी ना पब्लिक में सुनते रहते हैं, तो कांग्रेस के लिए अब ये कहा जाता है कि चलो कुछ, अब आप जैसे नेता जब से आए हैं तो थोड़ा जान में जान आई है, मतलब एक रॉ लैंग्वेज कि जान में जान आ गई है कांग्रेस की। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो इस जमात, अपने इस कैडर को और स्ट्रांग करने की भी जरूरत है, जिसके लिए अब आप इस पे दिन रात काम करेंगे ताकि फर्दर जो रिजल्ट्स आए वो आपके फेवर में आए? देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट अगर हो तो उसकी तो यही कोशिश होती है कि पार्टी मजबूत हो। अब अप्रोच किसका क्या होता है वो डिफरेंट होता है। हम जो अप्रोच लेके आए हैं, आई बिलीव इन कलेक्टिव लीडरशिप, आई बिलीव इन कंसल्टेटिव प्रोसेस, आई बिलीव इन वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल। तो मैं उन्हीं चीजों को अभी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम रेगुलरली लोगों से बात कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे। हमने जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे बात की, उसके बाद में नीचे कंटेस्टेड कैंडिडेट से बात की, उसके बाद में हमने ये जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात की। अभी परसों 18 को मैं कोई 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के ब्लॉक प्रेसिडेंट से बात करके मैं ये सारा जो उनकी बातें सुन के फिर एक नया रोड मैप ड्रॉ करूंगा कि कैसे हमने ग्रास रूट लेवल से इसको रिजुविनेट करना है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, कांग्रेस कमजोर हो सकती है, मर नहीं सकती। कांग्रेस एक फिलॉसफी है, पार्टी नहीं है। ये हमारे अपोनेंट्स कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस को वो कमजोर कर सकते, मार नहीं सकते। कांग्रेस जब भी कमजोर हुई है तब वो उभर के और भी ज्यादा मजबूती से सामने आई है। एक वक्त ये था 1977 में, जब इवन मिसेस इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर भी हार गई, लेकिन उसके बाद में जिस वक्त वो उभर के आई तो वो दैट इज हिस्ट्री, आप देख सकते हैं। बिकॉज जो फिलॉसफी है कांग्रेस की, हिंदुस्तान में आप कितना भी जहर आप फैला दो, हो सकता है कुछ देर के लिए आप उसके शिकार हो जाते हैं, असर भी होता है, लेकिन फिर से ये हिंदुस्तानी जो है ये सोचता है कि नहीं, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब के अनुकूल नहीं है, और फिर से वो कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हम वो सारी पुरानी बातें जो जो जिससे जुड़े हुए थे यहाँ के लोग, सेक्शंस हों या सोसाइटी हो, वो सारी बातें फिर से दोहराएं, फिर से लोगों के सामने लाएं। हो सकता है हम लोगों की वर्किंग में कहीं पे कोई कोताही रह गई हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं मुझसे वो कोताहियां सारी मैं उनको दूर करूंगा,
कल को मुझसे भी कोई कोताही हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से छोटा वर्कर भी ये समझे कि मैं इसका स्टेक होल्डर हूं, मैं इस फिलॉसफी का स्टेक होल्डर हूं, मैं इस पार्टी का स्टेक होल्डर हूं। तो वो चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग को हम आगे चलाना चाहते हैं, जिससे सब के सब लोग एक परिवार की तरह जुड़े। उस परिवार में छोटों को अपना रोल अदा करना होता है, बच्चे जो हैं उनसे आगे जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको अपना रोल अदा करना होता है, लेकिन घर का मुखिया, उनका जो दादा है, उसको अपना रोल अदा करना होता है। तो वो एक कल्चर हम उसमें पार्टी में री इनकलकेट करना चाहते, कोई नई चीज नहीं हम करना चाह रहे। हम वही पुरानी चीजें, वही पुरानी रिवायतें, जिन जिन पुरानी रिवायतों की वजह से कांग्रेस पूरे मुल्क की एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रखती थी, उन्हीं चीजों को हम रिवाइव करना चाहते हैं। शायद वो रिवायतें हमसे छूट गई थी जिसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ। तो कोई कोई खास ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास, हम उन रिवायतों को अलसर नौ फिर से लाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तारिक हमीद कर्रा जी हमारे साथ बात कर रहे थे। अब सर ने पुरानी रिवायतों की बात की तो मैं भी एक छोटी सी बात कर दूं। एक वक्त वो भी था कि जब जम्मू के अंदर जब इलेक्शंस होते थे तो एमएलएज की जब बारी आती थी कितने एमएलएज किस पार्टी के, तो उस समय कांग्रेस का ही यहाँ पर बोलबाला होता था और वही चीज सर ने भी बात की। तो आज जो भी है कांग्रेस को उस चीजों पे काम करना है और सर ने कहा है कि कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज जो हैं भेजी गई हैं अलग अलग जगहों पे, जिससे पता चलेगा कि इस बार जो इलेक्शन में अगर डाउनफॉल कांग्रेस का हुआ तो वो क्या हुआ। लेकिन कर्रा साहब ने एक बात साफ कर दी है कि कांग्रेस कमजोर हो सकती है लेकिन मर नहीं सकती। आप अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद जी। राम राम। सनातन धर्म की जय।